ऊर्जा से भरपूर नए विजन के साथ श्री अश्विनी वैष्णव जी। आपने कई एस्पेक्ट को छुआ, उस पर भी मैं आऊँगा। जैसे कि आपने ये बात कही कि अब एप्पल इंडिया में बन रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन एक तरीके की बात आती है कि हमने बना लिया, लेकिन कॉम्पिटिटिव कितने हैं? क्योंकि ये एक सवाल आ रहा है कि जो इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड आईफोन है वो कॉस्टलियर हैं जो कि दूसरे कंट्रीज में बन रहे हैं उसके मुकाबले। इस चीज़ से आप कैसे निपटेंगे? देखो, बहुत ही सोची समझी रणनीति के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है। इसको हम लोग फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम बोलते हैं, पीएमपी। ये इस तरीके से किया जा रहा है कि देश आज एक मेजर शक्ति की तरह उभरा है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। $105 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई है, जो कुछ भी नहीं थी आज से 10 साल पहले, बहुत ही मिनिस्क्यूल थी। आज $105 बिलियन पे पहुंचा है। इसमें कुछ ऐसा ड्यूटी स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया हुआ है जिस ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण लोगों का एक नेचुरल इंसेंटिव बने कि वो कंपोनेंट्स जितने भी हैं, बड़े कंपोनेंट्स हैं, उन सब कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में आके करें। और उसका रिजल्ट आज ऑलरेडी आने लगा है। 4 कंपोनेंट ऐसे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता आपके साथ पब्लिक में, लेकिन 4 कंपोनेंट ऐसे हैं जिसमें भारत को ग्लोबल सोर्स बनाया जा रहा है उन 4 कंपोनेंट्स के लिए एप्पल का। तो ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके कारण दुनिया में जहाँ पर भी कंपोनेंट का इकोसिस्टम है वो देश में आए। उसके कारण जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट वो इम्पैक्ट बहुत टेम्परेरी है, 1-2 साल की। जैसे मेडिसिन लेते हैं तो शुरू में कड़वा लगता है, लेकिन उसके बाद में शरीर बीमारी से मुक्त होता है। उस तरह की ये सोच है। तो आप थोड़ा सा और वेट करो, अभी तो 24 के बाद में मोदी जी वापस आ रहे हैं, तो जब आप देखोगे ये सचमुच में एक करिश्मा था कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया एक बारगी बहुत बड़ा प्लेयर बनकर उभरा। और आपने कहा कि 98% तो जो कर रहा है यहाँ, जो यूज़ हो रहे हैं वो तो बन ही रहे हैं यहाँ, हम यहाँ बना भी रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, हाँ, चिप तो एक अलग हिस्सा है, उस पर मैं फिर से दूसरा भी सवाल पूछूंगा, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हैं उस एरिना में हम कब उतरने के लिए? वही तो बहुत तेजी से मैं आपको बताऊं, आप मतलब इतने खुश होंगे जब ये जानो। अगर खुश हो तो अपना मोबाइल फोन निकाल के टॉर्च जला के वेव करोगे, ठीक है? अगर खुश हो तो। एक फैक्ट्री ऐसी बन रही है कंपोनेंट्स की जिसमें आज के तारीख में 9,000 लोग एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और आने वाले कुछ ही महीनों में वहाँ पे एक फैक्ट्री में, एक अकेली फैक्ट्री में 40,000 लोग एक साथ काम करेंगे, कंपोनेंट की फैक्ट्री। खुश हो तो भाई दिखाओ यार। ये देखो, ये आपको आंसर मिला। सब के सब वेव करे, थैंक यू सो मच। देखो टॉर्च के साथ वेव किया सबने। तो ये आज जज्बा है देश में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का। और केवल एक फैक्ट्री नहीं, ऐसी 8 फैक्ट्रियां अभी देश में लग रही है जो कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयारी कर रही है। करीब 5 लाख के आसपास रोजगार केवल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में टोटल हुआ, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। ऐसी तेजी से स्पीड, इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं हॉकी स्टिक ग्रोथ। शुरू में टाइम लगता है, उसके बाद में जब पिवटल पॉइंट आता है, उस पिवटल पॉइंट के बाद में ऐसे ग्रोथ हो रही है। तो हम इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं। आपके लिए कॉफ़ी मंगवाऊं, क्योंकि कई सवाल आएंगे आपके। No thanks, I'm good. आपने चिप मैन्युफैक्चरिंग की बात की, ये सचमुच में इंडिया के लिए गौरवान्वित करने की बात है। हाँ, अगले साल से शायद चिप आ भी जाए। दिसंबर 2024 तक पहली मेड इन इंडिया चिप फैक्ट्री से निकल जाएगी। और बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोन इसमें आई है, दुनिया की टॉप 5 कंपनीज में से माइक्रोन। जी, माइक्रोन आई है। तो क्या हमें ऐसा लग रहा है
आपको ऐसा भरोसा है कि अगले 2-3 साल में इंडिया एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगा चिप मैन्युफैक्चरिंग में कि दूसरी कंपनियां भी इंडिया आने की कोशिश करेंगी? आज माइक्रॉन की सक्सेस को देख के करीब करीब मतलब 2 तो ऐसे प्रपोजल हैं जिसमें हम दुनिया में उन पर्टिकुलर 2 नीश सेगमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, जो कि आज बहुत ही हाईली ग्रोइंग सेगमेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है और टेलीकॉम के टावर से रिलेटेड है। उन दोनों सेगमेंट्स में हम वर्ल्ड लीडर बनने वाले हैं। 2 ऐसे प्रपोजल आज अपने पास है। लोगों को 1 साल पहले लोग कहते थे कि हमें भरोसा है, मोदी जी जो करते हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं, और लोगों को भरोसा था। आज वो भरोसा इतना सुदृढ़ हो गया है कि मोदी जी ने यूएस में साइन किया अग्रीमेंट और 90 दिन के अंदर अंदर फैक्ट्री का ग्राउंड ब्रेकिंग, भूमि पूजन सेरेमनी स्टार्ट हुआ और आज काम चल रहा है वहाँ पे। इस तेजी को देख के आप, ये मोदी जी की गारंटी है कि आप देख लेना आगामी 3-4 वर्षों के अंदर भारत सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब बनने ही वाला है। ये इकोनॉमिक इस पर तो इसका असर दिखेगा ही। क्या आपको लगता है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग जिस तरीके से इंडिया में हो रहा है, इसका कुछ डिप्लोमेटिक असर भी हो सकता है? डेफिनेटली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज एक जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की इंडस्ट्री है। हम सब समझते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है आज, और जो आज की तारीख में कुछ क्रिटिकल इंडस्ट्रीज़ को जो देश मास्टर कर जाए, वो देश आगामी 20-25 वर्षों तक इकोनॉमी में एक बड़ी फोर्स बन के रहेगा। उसी थॉट प्रोसेस के साथ मोदी जी ने टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, इन सब चीज़ों पे एक साथ काम चालू किया है और सब में करीब करीब हर फील्ड में अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। 1-2 सवाल पूछूंगा मैं और फिर हम ऑडियंस से लेंगे। एक सेक्टर है एआई का, जिसको आपने अभी छुआ नहीं, लेकिन अब एआई को जितना लेकर हम उत्साहित होते हैं उतना ही घबराते भी हैं। ये सवाल कईयों के मन में होता है कि एआई आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ये हमारे रोजगार को न खा जाए, कहीं हमें नुकसान न कर जाए। आप कैसे देखते हैं इसे, और इससे बाहर निकलने के लिए आप लोगों ने कोई रास्ता ढूंढा है क्या कि कोई खतरा ना हो, ये वरदान ही बना रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा आपने। एआई करीब करीब पिछले 20 वर्षों में मैच्योर होने लगा था। करीब 20 वर्षों, करीब 22-23 वर्ष पहले तक एल्गोरिदम्स अच्छी बनी और उसका उपयोग होने लगा। कई डिवाइसेस में, कई बड़ी मशीनों में उसका उपयोग होने लगा। कई इंडस्ट्रीज़ में एआई के बेसिस पे प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आया, और करीब 1.5 साल पहले जब चैट जीपीटी आया तो उसके बाद में से एक कॉमन कॉन्शियसनेस में एआई का लोगों के माइंड में आया कि एआई क्या है। उससे पहले तक एआई जनरली टेक्निकल लोगों का डिस्कशन रहता था या इंडस्ट्री वालों का डिस्कशन रहता था। करीब करीब दुनिया में जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उसका प्रभाव सोसाइटी पे कई तरीके से उसका आता है इम्पैक्ट। अब हमारी एज अ सोसाइटी, and not only India but the entire world, we all have to sit together and take a conscious call कि किसी टेक्नोलॉजी से क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है, बेनिफिट्स को कैसे हम उपयोग में लाएं और नुकसान को कैसे हम मिटिगेट करें। इसी थॉट प्रोसेस के साथ मुझे खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए कि भारत को जो एआई की दुनिया की बॉडी है उसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है और इलेक्ट किया गया है कि भारत सारी दुनिया के एआई में काम करने वाले लोगों के साथ, देशों के साथ मिलके काम करे और क्या एआई का फ्यूचर होना चाहिए वो डिसाइड करे। आगामी आगामी दिसंबर महीने में ग्लोबल पार्टनरशिप है जो एआई पे, उसकी समिट मीटिंग होगी और उसके प्रिपरेशन में भी कई देशों के साथ डिस्कशन चल रहे हैं। फंडामेंटली थॉट प्रोसेस ये है कि इसके बेनिफिट्स का सोसाइटी को बेनिफिट मिले और इसके जो नुकसान है उसको हम मिटिगेट कर पाए, कंट्रोल कर पाए। ऑडियंस देखिए, आप पूछिए, दीजिए माइक।
शहडोल से नागपुर ट्रेन 5 तारीख को रवाना हो रही है। एक सेकंड। एक तो भाई साहब वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वप्रथम तो इसका समय रात्रिकालीन हो तो अति उत्तम है। गाड़ी चालू होने दो, स्टेबल हो जाए। इसके और बाद सर उस एरिया में काफ़ी काम चल रहा है। बेसिकली नागपुर एक बहुत बड़ा हब है जहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टोटल कनेक्टिविटी रहती है। तो अभी बहुत ही प्लान्ड वे में नागपुर को डीकंजेस्ट कैसे करें, नागपुर की कैपेसिटी, नागपुर एज ए जंक्शन, इसकी कैपेसिटी को 4 गुना 5 गुना कैसे बनाएं, उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आपने देखा भी होगा इटारसी से 3rd लाइन आ रही है, बाईपास का लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही नागपुर बिकम्स मोर मोबाइल हब, इसकी नागपुर की मोबिलिटी इंप्रूव होगी तो शहडोल हो गया, अनूपपुर हो गया, इधर अपने बिलासपुर वाली साइड से, और इधर आगे रायगढ़ वाली साइड से, रायपुर वाली साइड से, और इधर कटनी वगैरह की साइड से कई सारी गाड़ियाँ चलेगी। मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। यूरोप में आपने देखा होगा रीजनल ट्रेन्स होती हैं। रीजनल ट्रेन्स होती है जो कि 2 शहरों के बीच में शटल की तरह चलती है। जैसे मान लो 2 शहर हैं जो कि करीब 100, 150, 200 किलोमीटर के गैप पे हैं, तो उनके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जनरली रीजनल ट्रेन से होता है। हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे ट्रेन चलती है। उसी तर्ज पे वंदे मेट्रो का डिज़ाइन किया गया है और वो इतनी प्यारी डिज़ाइन बनी है। आगामी दिसंबर में उसका फर्स्ट प्रोटोटाइप बनके निकलने वाला है फैक्ट्री से, चेन्नई से निकल रहा है फैक्ट्री से। वो निकलेगा, उसको थोड़े टाइम टेस्ट करेंगे और करीब करीब समझो अगली दिवाली तक बहुत सारे ऐसे जो शहर हैं जो नज़दीक हैं उनके बीच में शटल की तरह वंदे मेट्रो चलेगी। सब 2 मिनट और लेंगे। ये तो ठीक है। एक व्यक्ति एक प्रश्न। नहीं भाई साहब, जी माननीय इसके बाद में भी मिलूंगा मैं। माननीय सर्वप्रथम मैं आपके जोश जुनून इंटेलिजेंस और मुस्कुराहट का कायल हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ आपको। थैंक यू। और नवदुनिया को धन्यवाद करता हूँ। मैं गुना मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल हूँ। मैं व्यापार एवं उद्योग महासंघ जिला गुना का अध्यक्ष हूँ एवं देश की अग्रणी संस्था कैट का मैं ग्वालियर संभाग का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको कुछ सुझाव देना चाह रहा था, लेकिन अब आपको सुझाव देना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है, तो मैं मांग के रूप में अपना सुझाव रख रहा हूँ। तो मेरी ये मांग थी कि गाड़ी नंबर 19-807-8 जो हिसार से हरियाणा से चलकर सुबह 5:30 बजे कोटा पहुँचती है सर, और कोटा 18 घंटे खड़ी होकर रात को 11:30 बजे वापस हिसार जाती है। तो हमारी मांग ये थी कि इस गाड़ी को अगर कोटा से गुना होते हुए बीना तक बढ़ा दिया जाए तो एक और रेलवे राजस्व में महत्वपूर्ण और अचंभित वृद्धि संभव है एवं हमारे क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहे खाटू श्याम जी के भक्तों को सीधी गाड़ी रींगस तक मिलेगी। वैसे मैं आपको बताऊं, खाटू श्याम जी के भक्तों में मैं भी सम्मिलित हूँ। मैं भी सम्मिलित हूँ, मेरे कुल देवता है। तो अभी 14 किलोमीटर का जो गैप था, जी सर, उस गैप को सैंक्शन कर दिया गया है। लैंड एक्विजिशन स्टार्ट हो रहा है ताकि सीधा ट्रेन से भगवान के दर्शन के लिए पहुंच। तो मेरा इसमें यही था कि अगर हमने इसमें अनिल लाहौटी जी जो तत्कालीन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे उनसे भी संपर्क करके पत्र दिया है। हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय सिंधिया जी को ये कागज आप दो ना, पत्र मैं बिल्कुल आपके पास भी ला रहा हूँ, और मेरी 2 से 3 डिमांड्स और है, मैं लेके आ ही रहा हूँ। ये कागज ले लो। वहीं मैं भी आऊँगा नीचे। हेलो सर, नमस्कार। यहाँ सर मैं ग्वालियर से आया हूँ और ये मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं ग्वालियर वासियों की मांग आप तक पहुँचाऊँ। मध्य प्रदेश में सर, चूँकि मध्य प्रदेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने काफ़ी कुछ बात की है, तो एक ग्वालियर वासी थोड़ा सा इसमें खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वंदे भारत की आपने इतने बढ़िया पिक्चर्स यहाँ दिखाए, फोटोज़ दिखाए। इंदौर को वंदे भारत मिली, भोपाल को वंदे भारत मिली, जबलपुर को वंदे भारत मिली। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चूंकि एविएशन मिनिस्टर ग्वालियर से इसलिए ग्वालियर को नहीं मिलेगी? नहीं यार, सिंधिया जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, कमाल है। भोपाल से ग्वालियर होते हुए तो जाती है। ठीक, मैं ध्यान रखूंगा। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर उमेश पटेल हूँ, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से आया हूँ। सर सबसे पहले तो मैं सभी भारतीयों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, आभार देता हूँ कि आपने इतने शानदार तरीके से भारतीय रेलवे को संभाल रखा है। आज हमारा भारतीय रेलवे भारतीयों की लाइफलाइन बन चुका है। बस सर एक छोटा सा सुझाव था
कि जो भी आपने उपलब्धियां बताई हैं वो निश्चित तौर से हमें गौरवान्वित करने वाली हैं। बस जो रेलवे का सा टाइम मैनेजमेंट है, कृपया कर इस पे भी ध्यान देने का कष्ट करें। जो टाइमिंग होती है रेलवे की, अधिकतर गाड़ियां लेट चल रही होती हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें भी एकदम स्पष्ट रखना चाहूँगा। जी। अभी इतना सारा काम हाथ में लिया हुआ है रेलवे का, क्योंकि रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बहुत मेजरली रेलवे की कैपेसिटी करीब करीब डबल करने की ज़रूरत है। इसीलिए बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ काम चलता है वहाँ पे दिक्कत है, लेकिन फिर भी बहुत मतलब कई सारे ऐसे डिवीजन है जिसमें 99% पंक्चुअलिटी चल रही है। तो थोड़ा थोड़ा आप धैर्य रखो। जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे दिक्कत है, जहाँ काम कंप्लीट हो जाता है तुरंत वापस पंक्चुअलिटी 95-97% पहुँच जाएगी। आदरणीय प्रणाम। एक सेकेंड निवेदन करूंगा। रुकिए, इस तरीके से नहीं सवाल पूछा जा सकता। आप अपनी सीट पर बैठें, माइक आना होगा, माइक वहीं आए, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं प्लीज प्लीज। हाँ, आप पूछिए। आदरणीय प्रणाम। निवेदन करूंगा। बड़ा ही हर्ष और बहुत खुशी हुई आज ये चीज़ देखकर कि हमारे भारत में इतनी तेज़ी से, इतनी गति से रेलवे प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन मैं अपने मन की पीड़ा आपसे व्यक्त करना चाहता हूँ। आदरणीय, निमाड़ अंचल से हूँ, खरगोन जिले का रहने वाला हूँ। विगत कई वर्षों से खंडवा और अलीराजपुर के बीच ट्रेन चलने का स्वप्न ही हम मात्र देख रहे हैं। पूरे भारत से अछूते हैं और आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस ओर कृपया। इंदौर खंडवा की बात कर रहे हो? खंडवा से अलीराजपुर की ओर खरगोन क्षेत्र का हूँ, 140 किलोमीटर दूर इंदौर से है। निमाड़ अंचल, निमाड़ क्षेत्र में, बड़वानी खरगोन वाली। जी जी, खंडवा बड़वानी वाला क्षेत्र, वहाँ पर अभी तक रेलवे नहीं है। आपके सांसद महोदय ये विषय उठाए हैं, मैं इस पे गजेंद्र पटेल साहब। हाँ, मैं इस पे ध्यान दूंगा। आदरणीय कृपा, धन्यवाद। एक सेकेंड। अब क्या एक सवाल लें? एक सवाल के बाद अलग बैठ भी सकते हैं अगर इस तरह से। अच्छा, माइक के सुनिए, सामने करने के बजाय प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाएं। प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाएं। सवाल आप तभी पूछेंगे जब आप अपनी जगह। मैं एक काम करता हूँ, प्लीज एक काम करता हूँ, इसके बाद में एक टेबल मैं अपना ऑफिस बना लेता हूँ अभी, और सबके सब बिल्कुल एकदम कायदे से लाइन में आ जाएं और सारी बातें, सबकी बात मैं सुन के उसको जो हो सकता है भी कर। एक पीछे से ले रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ, एक पीछे की ओर माइक दीजिए। मैं दे रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ पीछे। रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को कंसेशन की सुविधा कब से प्रदान की जा रही है, इसके विषय में क्या योजना है? अभी आपको जानकर सबको ये जानने के लिए रखना चाहिए, 59,000 करोड़, करीब करीब 60,000 करोड़ की रेलवे सब्सिडी दे रही है। भारत सरकार सब्सिडी दे रही है हर एक पैसेंजर के ट्रैवल पे। यानी करीब करीब अगर कॉस्ट आती है 100 रुपये की, तो 100 रुपये की जब लागत पड़ रही है तो 105-110 रुपये लेनी चाहिए टिकट। उसके बजाय 100 रुपये की लागत पे 45 रुपये का टिकट लिया जा रहा है। यानी करीब करीब हर पैसेंजर को 55% का डिस्काउंट अभी भी दिया जा रहा है। हाँ, आप पूछ लीजिए, माइक दीजिए इनको। सर, मैं रिटायर्ड रेलवे का स्टेशन मैनेजर हूँ, रानी कमलापति स्टेशन का। अरे वाह, बधाई। और उसके बाद मैंने IRSDC में भी काम किया, इसको बनवाया भी है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है सर कि वंदे भारत हमने भोपाल से लखनऊ क्यों नहीं प्लान किया अभी तक? भोपाल से लखनऊ। और अगर आप 2 दिन में अनाउंस करते हैं तो आपका डिनर मेरी तरफ से भोपाल के किसी भी होटल में। इसको भी इवैल्यूएट कर लेंगे। तो अच्छा सुझाव है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेलवे मिनिस्टर से डिमांड अब ज्यादा हो रही है, सवाल नहीं है। तो प्लीज अगर कोई एक सवाल हो तो पूछें, फिर हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे। एक सवाल। हेलो सर, शहडोल में रैंप नहीं है, 2 FOB हैं, लेकिन अगर कोई सीनियर पेशेंट जाएगा तो रैंप नहीं है।
दोनों एफओबी में सीढ़ियां हैं। तो शहडोल रैंप अमृत नहीं। स्टेशन में है, जी शहडोल अमृत स्टेशन में है, और उसको रैंप, एस्केलेटर वगैरह सारी सुविधा दी जाएगी। दूसरा सर, वहाँ आए दिन तीसरी रेल लाइन के चलते पूरी ढेर सारी ट्रेनें बंद की जाती हैं। अभी भी हम लोग जैसा- आए हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि जब काम चलता है तो थोड़ा धैर्य सबको रखना पड़ेगा। जब देश के लिए इतना बड़ा एक कैपेसिटी बढ़ाने का काम चल रहा है तो थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत जल्दी आप देखेंगे वहाँ पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो जाएगी। बस अब आखिरी एक सवाल, सिर्फ एक, अच्छा दो सवाल, एक सेकेंड सुनील जी रुकिए, आपका आखिरी सवाल होगा, आप पूछ लीजिए। मैं डीआर जयसवानी, नमस्कार। मैं प्रेसिडेंट हूँ महाकौशल उद्योग संघ जबलपुर में। मैं वहाँ पर मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत बड़ी सौगात दिया जबलपुर में, वो है आईटी पार्क। और आईटी पार्क के अंदर कुछ पोर्शन में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी है। ये बहुत बड़ा असेट है जबलपुर के लिए, और एक अभी एक्सपांशन भी हो रहा है उसका। उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है उसको सक्सेस करने में। वहाँ पर एक मदर इंडस्ट्री की नितांत आवश्यकता है। मदर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मदर इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से हम लोग जो कॉमर्शियल आइटम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वो बनाते हैं तो चाइना से कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, तो सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। मेरा आपसे निवेदन है अभी जो आपने जानकारी दिया कि हिंदुस्तान में 5 बहुत बड़े बड़े प्लांट इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडस्ट्री के आने वाले हैं जिसमें 50-50 हज़ार वर्कर्स काम करेंगे। उसमें से एक इंडस्ट्री यदि जबलपुर में मदर इंडस्ट्री के रूप में आती है, आपका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करेंगे हम। बहुत अच्छा पॉइंट है। जी हाँ। 23 में अभी चुनाव चल रहे जी। हैं, अच्छे से जोर से फुल मेजोरिटी में लेके आइए वापस, ये काम भी इधर करेंगे। है फिर से बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी, मोदी जी आएंगे। मदर इंडस्ट्री जबलपुर में चाहिए, आईटी पार्क को सक्सेस बनाना है ताकि वहाँ की इंडस्ट्री को काम मिल सके। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सारिका कपूर। लास्ट सर क्वेश्चन। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि छोटी से छोटे स्टेशन पे आप कैमरा की फैसिलिटी रखें। बिल्कुल, क्योंकि सर करीब जब मेन के साथ अगर वारदात हो रही है तो फिर हम लोगों का क्या हाल होगा सर? आप नहीं, आपने भी, क्योंकि हाल ही अभी मेरे भाई के साथ आपने वारदात बताया हो था गई अपना है। विषय, कुछ एक्शन नहीं लिया सर, 2 महीने होने को आए। मैं आपको बताता हूँ। आपका तो ये मैं स्पेसिफिकली देखूंगा, जांच करूंगा। Please, मैंने आपसे आपसे रिक्वेस्ट किया कि लिख के दो डिटेल्स, जी आप। लेकिन साथ ही साथ करीब करीब हर स्टेशन में सीसीटीवी कैमराज अलग तरीके से लगाए जाएंगे। पहले जो लगाने वाले थे वो रोक दिए क्योंकि वो काफी सारे उसमें इंपोर्ट होने वाले थे चाइना से। अब मेड इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया लगा के सभी जगह सारे स्टेशन पे लगने वाले। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।